हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार से केमिस्ट्री लेक्चर। दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिहार से नहीं। दोस्तों, अपने इस यूट्यूब के चैनल में अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आज का बिंदु हम रखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणों में अभिक्रिया नंबर 3 पढ़ेंगे। अल्कोहल के रासायनिक गुणों में अभिक्रिया नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आज का बिंदु हम चालू करते हैं। आज का बिंदु है अल्कोहल के रासायनिक गुणों में अभिक्रिया नंबर 3, जिसका नाम है, क्या लिखेंगे कि एल्कीन व हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं। मतलब ये हो गया, आज जो हम पढ़ेंगे वो ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें एल्किल समूह भी भाग लेता हूं और हाइड्रोक्सी समूह भी भाग लेता हूं। ठीक है, आज की अभिक्रिया में हम वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें क्या एल्किल समूह भी भाग लेता हूं और हाइड्रोक्सी समूह भी भाग लेता हूं। इस प्रकार की अभिक्रिया में मुख्य रूप से हम 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उनमें से पहली अभिक्रिया हम निर्जलीकरण पढ़ेंगे। पहले अभिक्रिया निर्जलीकरण पढ़ेंगे, दूसरी अभिक्रिया हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और तीसरी अभिक्रिया हम विहाइड्रोजनीकरण पढ़ेंगे। ये 3 रिएक्शनों के बारे में, यानी इससे जो अभिक्रिया नंबर 3 है इसमें 3 अभिक्रिया पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक तो पढ़ेंगे निर्जलीकरण, एक हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और एक पढ़ेंगे हम विहाइड्रोजनीकरण। निर्जलीकरण को हम कहें तो डिहाइड्रेशन, मतलब जल के अणु का निष्कासन। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजन में आपको हाइड्रोजन का विस्थापन करना है। ठीक है, तो आज का बिंदु हम चालू करते हैं पहले अभिक्रिया से। अभिक्रिया नंबर फर्स्ट हम चालू करेंगे, जिसका नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया। हम कहें डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया। आज की पहली बिंदु ये है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल लेके 2-3 एग्जाम्पलों को समझाएंगे ताकि आने वाला क्वेश्चन है वो अपने को अच्छी तरह से आ जाए। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो अल्कोहल है हम इसमें लिखेंगे अल्कोहल को निर्जलीय कारकों की उपस्थिति में निर्जलीय कारकों की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है। देखो दोस्तों, याद रखना, डिहाइड्रेशन से बनने वाला उत्पाद जो एल्कीन है, या तो एल्कीन बनेगा या फिर ईथर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कितना डिग्री टेम्परेचर तक आपने इसको गर्म किया है। ठीक है, यदि अभिक्रिया को 413 केल्विन ताप पर संपन्न करवाते हैं
निर्माण होता है। याद रहे कितने डिग्री टेम्परेचर कितना ले रहा है, 413 केल्विन ताप लेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर होगा। 413 डिग्री केल्विन ताप लेंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या होता है, ईथर होता है। देखो इसमें कैसे आप कहोगे, आपके पास है एथेनॉल CH3 CH2OH एथेनॉल, इसको आप गर्म कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में 413 केल्विन ताप तक गर्म करोगे तो याद रहे दोस्तों अपने पास आप कहोगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहां से आया, तो आप उत्तर दोगे, इसका उत्तर है ये एक अपने आप में क्या है, निर्जलीय कारक है। निर्जलीय कारकों के रूप में मुख्य रूप से हम जो काम में लेते हैं उनमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, फास्फोरिक अम्ल ले लेते हैं, एल्यूमिना ले लेते हैं, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का अम्ल ले लेते हैं। ये सारे क्या है, ऑक्सी कारक है। इनकी प्रेजेंस में निर्जलीय कारक है, इनकी प्रेजेंस में जल के अणु का निष्कासन होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जो एथेनॉल है इसको गर्म किया 413 केल्विन ताप पर, जैसे हमने कहा दो अणु ले लेते थे, एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर का निर्माण होता है और प्लस में क्या होता है H2O। तो देखो ध्यान देना, आपने क्या किया, एथेनॉल के दो अणु लिए, दोनों को क्या किया, 413 केल्विन ताप तक गर्म किया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एक जल के अणु का निष्कासन होकर किसका निर्माण हो जाता है, ईथर का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसमें जल के अणु का निष्कासन होकर ईथर का निर्माण हुआ है, इसलिए हम ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण आप दोगे, क्योंकि एल्कोहल के दो अणुओं को 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एक जल के अणु का निष्कासन होकर ईथर का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। याद रहे अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो बनने वाला प्रोडक्ट सदैव याद रखे ईथर ही होता है। क्या होता है, ईथर ही होता है। अगर इसके स्थान पर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, जैसे टेम्परेचर हम चेंज ले रहे हैं, हमारे पास है, हम कहते हैं कि अभी के अपने पास हम कहते हैं CH3 CH2OH, इसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन ताप तक, 433 से 443 केल्विन ताप तक गर्म करने पर अपने पास एक जल के अणु का निष्कासन होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निष्कासन हुआ, जल के अणु का निष्कासन हुआ। कैसे, जैसे मैं कहता हूं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं CH2, ये H ले लेता हूं, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड में आता है और ये OH नेगेटिव और H का जाता है पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, जल, और ये क्या हो जाता है, एल्कीन का निर्माण हो जाता है। एल्कीन कब बनेगा, एल्कीन का निर्माण कितने डिग्री ताप पर होगा, इस बात को याद रखना, अपने को क्या रखना है, 433 केल्विन से लेकर 443 केल्विन के बीच में अगर इसको गर्म करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट याद रहे सदैव क्या बनता है, ईथर का निर्माण, एल्कीन का निर्माण होता है। अब देखो ये संपूर्ण अभिक्रिया क्रियाविधि जानते हैं, अपने क्या जानना है, इसकी क्रियाविधि जाननी है। क्रिया सबसे पहला पद आपके पास क्या है, H2SO4 प्रोटॉनिक अम्ल है, यह आसानी से क्या करेगा, प्रोटॉन का त्याग कर लेता है और बाइसल्फेट अलग बना लेता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या करता है, अलग कर देता है और क्या हो जाएगा, बाइसल्फेट अलग हो जाता है। अब इसमें पद नंबर 1 है, पद है वो फर्स्ट है, इसमें क्या होगा, प्रोटॉन का योग होगा, प्रोटॉन का योग होगा, प्रोटॉन का योग, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण अभिक्रिया होगी
क्यों होगी, आपसे कोई पूछा जाए उसका कारण जानने से पहले देखो आपके पास CH3 CH2OH ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इस पर आपको यानी क्या जुड़ेगा, क्या प्रोटॉन का योग करवाना है। प्रोटॉन कहाँ अटैक होगा, जहां इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है। और अपने पता है अल्कोहल में जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। कितने, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इसलिए क्या करेगा, एक लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। और क्षार की पहचान होती है आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। क्षार की पहचान क्या होती है, आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कहेंगे देखो इसने आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो अपने पास क्या बनेगा, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। यहां H ये जुड़ गया, इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल कहा जाता है, या आप बोल दोगे ऑक्सीजन आयन का निर्माण हो जाता है। ये अपने पास क्या है, ऑक्सीजन आयन, या फिर आप बोल दो प्रोटॉन युक्त अल्कोहल। प्रोटॉन युक्त अल्कोहल, या तो ये कह दो या फिर बोल दो ऑक्सीनियम आयन। ईएम क्यों लगा, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पहले पद में आपने देखा कि प्रोटॉन का योग हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। पद नंबर 2 में हम बात करेंगे, सेकंड पद की बात करें, इसमें जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे, आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसको लेके आओ, आप यहाँ देखोगे CH3 CH2OH ऑक्सीजन। देखो इसमें ध्यान देना, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कमी के लिए क्या करेगा, सीधे इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर क्या जाएगा, अपनी कमी को पूरी कर लेगा। कमी को पूरी करते ही बंध टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। H2 अलग होकर क्या बना लेगा, CH3 CH2 प्लस। इसको क्या बोला जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्बोकेटाइन। क्या कहा जाएगा, कार्बोकेटाइन। बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, आपको ध्यान देना, इसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। देखो याद रखना, कार्बोकेटाइन है, बनने वाला कार्बोकेटाइन इस टाइपों पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पॉजिटिव होता तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता, यहाँ है तो भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है। अगर मान लो 2 डिग्री बनने के चांस होते तो 2 डिग्री स्थायी होता, 3 डिग्री बनने के चांस 3 डिग्री स्थायी होता। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जल के अंदर क्या हो गया, निष्कासन हो गया। फिर हम बात करेंगे पद नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, यहां से एक प्रोटॉन बाहर निकल के क्या बन जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हमें, विप्रोटोनीकरण। क्या बोलेंगे, विप्रोटोनीकरण कहेंगे। इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव। यहां का मैं कहता हूं एक प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर निकल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल गया और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बना, एल्कीन बना। यहाँ इसका नाम यहाँ हम बोलेंगे एथीन बोलेंगे। क्लियर। और अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन बाहर निकल गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, विप्रोटोनीकरण अभिक्रिया रखा गया है। लास्ट स्टेप में आप क्या कहोगे, जो बाइसल्फेट था उससे पुनः H पॉजिटिव जुड़कर क्या बन जाएगा, H2SO4 का निर्माण हो जाता है। पुनः क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव जुड़कर क्या बना लेगा, H2SO4 का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी, अल्कोहल के निर्जलीकरण की डिहाइड्रेशन की क्रियाविधि थी, जिसको हम मुख्य रूप से 3 पदों में डिवाइड कर रखा है। चाहो तो 4 पद फॉर्म में ले सकते हो, 1 2 3 और वो उसको चौथा पद यूज में ले सकते हो, लेकिन अपने को मुख्य रूप से 3 पद है। पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, प्रोटॉन का योग, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो अपने पास प्रोटॉन युक्त अल्कोहल, प्रोटॉन युक्त अम्ल है, या अपने पास जो सल्फ्यूरिक अम्ल था
या जो अम्ल है वो क्या करेगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा, जिसको ग्रहण कौन करेगा, एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। लुईस क्षार क्या करता है, आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और क्या बन जाएगा, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। किसका, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण या ऑक्सीजन आयन का निर्माण हो जाता है। फिर पद नंबर 2 में हमने कहा कार्बोकेटाइन का निर्माण। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन आयन है इसमें ऑक्सीजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए ऑक्सीजन तुरंत क्या करेगा, अपने निकटवर्ती बंध से इलेक्ट्रॉन लेकर और जल के अणु के रूप में क्या है, निष्कासित हो जाएगा और अपने पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। कार्बोकेटाइन आसानी से प्रोटॉन का त्याग करके, जिसे क्या बोलेंगे, रीप्रोटोनीकरण, क्या करके किसे बदल जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा और वापस जो प्रोटॉन निकला वो बाइसल्फेट से जुड़कर सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने पास क्या थी, निर्जलीकरण की क्रियाविधि थी। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। एक एग्जांपल हम निर्जलीकरण का एक और ले लेते हैं। क्या लेंगे, जो कई दफा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अपने से कहता है, या मैं ऐसा कर दूं, एग्जांपल से पहले अपनी बार पूछ लेता है कि निर्जलीकरण है उसका क्रम बताओ, जो एल्कोहल है उनका निर्जलीकरण के प्रति क्रम। तो हम क्या लिखेंगे, जो निर्जलीकरण का क्रम है, निर्जलीकरण का क्रम जो है वो क्या रहेगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का सबसे कम। यानी सबसे पहले सबसे आसानी से 3 डिग्री एल्कोहल है उसका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का और अंत में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें क्या है, अपने पास जो आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कैसे अच्छा सा क्वेश्चन बन जाए। जैसे अपने से सवाल पूछा जाए, नियो पेंटिल एल्कोहल का निर्जलीकरण को समझाइए। यानी अपने पास बात यह है कि नियोपेंटिल एल्कोहल है, इसके निर्जलीकरण को आपको विस्तार से समझाना है। इसमें जो भी नियम काम में लेना पड़े लेना है, कौन सा क्या बनेगा कैसे, वो सब अपने को जानने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आज का बिंदु क्या है, नियोपेंटिल एल्कोहल का निर्जलीकरण। नियोपेंटिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, सबसे पहले आप नियोपेंटिल लिखो, नियो लगा हुआ इसका मतलब किसी भी एक कार्बन से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। आपने क्या लिखा, CH3 ये तो नियो समूह आ गया और ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। देखो 1 2 3 4 5 के लिए क्या हो गया, पेंटिल, और एक कार्बन से 2 प्रतिशत इसलिए क्या हो गया, नियो, और OH लगा इसलिए क्या हो गया, एल्कोहल। तीनों को जोड़ो, नियो पेंटिल एल्कोहल। नियो तो किसके लिए, प्रतिस्थापियों के लिए, पेंटिल 5 कार्बन के लिए, एल्कोहल OH के लिए। आप इसको क्या करोगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, सांद्र H2SO4 के द्वारा गर्म करोगे, कितना, 433 से 443 केल्विन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, साथ में क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब ये कैसे बना, ये चीज अपने को समझने का प्रयास करना। उधर तो नियो समूह है, यहाँ पे क्या होगा, नियो के स्थान पर आइस बनने का प्लान। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसकी क्रियाविधि जानेंगे। हम क्या जानेंगे, क्रियाविधि। दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या ताकि यानी आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। दोस्तों इसलिए YouTube चैनल पर आपको एकदम से इजी लैंग्वेज में केमिस्ट्री को समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अपने पास बात करते हैं, इस बिंदु के बारे में आगे चर्चा करते हैं।
चर्चा ये है, आपको इसकी क्रियाविधि समझनी है। क्या समझनी है? क्रियाविधि समझनी है। क्रियाविधि में अभी हमने कहा था सबसे पहले क्या होगा, जो अम्ल है वो क्या करेगा, प्रोटॉन का त्याग करके बाइसल्फेट में बदल जाएगा। ठीक है, अपने पास सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटॉन का त्याग हुआ और बाइसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। अब पद नंबर 1, पहला पद हमने क्या कहा था, प्रोटोनीकरण। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, प्रोटोनीकरण। क्या लिखेंगे, प्रोटोनीकरण लिखेंगे, यानी प्रोटॉन का योग करेंगे। पहले पद में क्या होता है, प्रोटॉन का योग होता है। तो आप क्या करोगे, आपके पास है CH3 CH3 ये अपने पास एल्कोहल है। एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। इस पर क्या होगा, प्रोटॉन का योग होगा। प्रोटॉन का योग कहां होगा, जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इस पर आसानी से योग हो जाता है। आप कहोगे प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो प्रोटॉन युक्त एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये बन गया, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीनियम आयन। यहां तक दोस्तों कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीनियम आयन या प्रोटॉन युक्त एल्कोहल या प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बोल देंगे। ठीक है, पद नंबर 2 की बात करें। अब क्या होगा, इसमें जल के अणु का निष्कासन होगा। तो आप क्या कहोगे, कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। आप लिखोगे कार्बोकेटायन का निर्माण। क्या लिखेंगे, कार्बोकेटायन का निर्माण। देखो कार्बोकेटायन के निर्माण में अपने को याद रखना, आप क्या लिखोगे, आपके पास है CH3, यहां लिखोगे CH3, यहां क्या होगा CH2OH, और यहां पर भी H, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। जल का अणु निकल जाएगा और अपने पास क्या बनेगा, CH2 प्लस क्या हो गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर जो बनने वाला कार्बोकेटायन वो कैसा है, 1 डिग्री है, क्योंकि प्राथमिक कार्बन इस पर प्लस चार्ज है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखो, अपने को पता है कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के स्थायित्व का कारण क्या होता है, आप लिखोगे 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का। अब देखो हमारे पास 1 डिग्री बनाया, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है। क्या इसमें 3 डिग्री हो सकता है, बन सकता है। क्या जब मैथिल समूह का क्या हो जाए, पुनर्विन्यास हो जाए, मैथिल समूह का स्थानांतरण हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री के स्थान पर क्या बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, मैथिल समूह के स्थानांतरण से, मैथिल समूह के स्थानांतरण से 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, याद रखना, किसके कारण, मैथिल समूह के स्थानांतरण के कारण 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। कैसे, आपके पास था CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा मैथिल समूह है, ये स्थानांतरित होकर यहां आ जाता है और ये प्लस चार्ज यहां स्थानांतरित हो जाएगा। क्या बनेगा, हम लिखेंगे CH3, यहां पर क्या आएगा, CH3, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज स्थानांतरित हो गया क्योंकि ये तो यहां आ गया, और आगे क्या लिखेंगे
CH2 और CH3। अब ये कैसा बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। कैसा बना 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब देखो अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद में पद नंबर 3 की बात करेंगे। पद नंबर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम किसकी बात करेंगे थर्ड पद की बात करेंगे। कैसे? अब थर्ड पद हम लिखें इससे पहले मैं एक बार दोबारा बता दूं कि इस चीज को अपने को यहाँ तक दोबारा समझें ताकि यहाँ आराम से लिखा जा सके। तो आपने क्या लिखा नियोपेंटिल एल्कोहल का निर्जलीकरण समझने का प्रयास किया है। इसमें नियोपेंटिल एल्कोहल ले लिया आपने क्या किया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 433 से 443 कैलोरी तापमान गर्म किया तो एल्कीन का निर्माण होता है। पहले क्रिया विधि में सबसे पहले क्या किया सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें को वियोजन करवाया तो एक प्रोटॉन अलग हो गया और बाइसल्फेट अलग हो गया। सबसे पहला बार प्रोटोनीकरण अभिक्रिया इसमें प्रोटॉन का योग हो जाता है। प्रोटॉन का योग कहां होता है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ज्यादा है नॉन पेयर के रूप में, इसलिए प्रोटॉन आसानी से ऑक्सीजन से जुड़कर प्रोटॉन युक्त अल्कोहल या ऑक्सीजन आयन का निर्माण कर लेता है। अब जो ऑक्सीजन आयन है उसमें ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है प्लस चार्ज है और इसकी विद्युतीयता क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा आसानी से पड़ोस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेता है और जल के रूप में बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। बनने वाला कार्बोकेटायन है वो क्या है 1 डिग्री है और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्थायी होता है और इसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन कब बनेगा जब एक मैथिल समूह का स्थानांतरण हो जाएगा। जब एक मैथिल समूह का स्थानांतरण हो जाए तो क्या होगा कि जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है किसमें बदल जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल जाएगा। इसके बाद में पद नंबर 3 की चर्चा करते हैं, थर्ड पद की बात करते हैं। देखो तीसरा पद क्या है उसकी बात करेंगे। पद नंबर 3 पद नंबर थर्ड में क्या है जिसको हम क्या बोलेंगे विप्रोटोनीकरण। ठीक है, इसमें क्या है जो बना अपने पास कार्बोकेटायन है इसमें से प्रोटॉन का निष्कासन होगा। अब प्रोटॉन यहाँ 2 जगह से जा सकते हैं, दो जगह से प्रोटॉन क्या स्थानांतरित हो सकते हैं। एक तो ये क्योंकि यहाँ पर ये तो 2 डिग्री है, एक ये क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 डिग्री। आपने पता है 2 डिग्री हाइड्रोजन का स्थानांतरण पहले होता है और साइजक का नियम भी ये कहता है कि वह एल्कीन स्थायी होती है जिसमें प्रतिस्थापन की संख्या ज्यादा होती है। तो देखो अगर ये यहाँ से स्थानांतरित किया जाए तो अपने पास क्या बनेगा हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 और अगर ये यहाँ से स्थानांतरित करवाया जाए तो अपने पास हम क्या बोलेंगे हम कहेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH3 दोनों में क्या हो रहा है H प्लस क्या हो रहा है निष्कासित हो रहा है। अब इसमें देखो इसमें क्या है द्विबंधित कार्बन से 2 ही प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, 1 और 2। इसमें द्विबंधित कार्बन से कितने प्रतिस्थापी 1 2 और 3। तो ये स्थायी है इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या है 81% तो ये बनेगा और ओनली 19% ये बनेगा। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन का क्या हो गया निष्कासन हो गया। इसमें कौन सा नियम लागू हो गया पता है आपको सैडजेफ का नियम लागू हो गया। सैडजेफ ने क्या कहा था अगर विलोपन के दौरान 2 प्रकार के एल्कीन समावी बनते हैं तो वह एल्कीन अधिक स्थायी होता है जिसमें प्रतिस्थापन की संख्या क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये बन गया। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे जो प्रोटॉन निकला उसको वापस बाइसल्फेट से जोड़कर क्या बना लेंगे H2SO4। इस प्रकार से अपने पास क्या बन जाता है नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल के निर्जलीकरण के 2 एग्जाम्पल लिए हमने, पहला साधारण लिया दूसरा नियोपेंटिल अल्कोहल का लिया है। ठीक है, इसके बाद में अभिक्रिया नंबर हम बात करते हैं सेकंड, दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, सेकंड अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। एक अभिक्रिया हो गई निर्जलीकरण अभिक्रिया
अब हम बात करेंगे सेकंड अभिक्रिया की बात करेंगे। सेकंड अभिक्रिया जिसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, तो इसमें क्या लिखोगे कि अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर Cu की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। कैसे? CH3 CH2OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। इसको आप कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप तक गर्म करो तो क्या होगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो H+ और यहाँ का एक H निकल जाएगा, वो इसमें माइनस में, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2 और क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। कार्बोनिल बन गया। क्या बन गया? कार्बोनिल एलियन समूह बन गया। इसी प्रकार से अगर द्वितीयक अल्कोहल है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, तो हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन का निर्माण हो जाता है। इसका हो जाएगा कीटोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कैसे? ध्यान देना, ये H यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये तो ये H मिलकर क्या बना ले H2, तो द्वितीयक अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, उससे हम बात करें तो वो है अपने पास, जैसे ये कहते हैं CH3OH, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका सीधा ही निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? एल्कीन का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अगली अभिक्रिया नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में जानेंगे और अल्कोहल में आरोहण और अवरोहण को समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अपनी क्लास पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।